जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हनु ग्लोबल स्टडीज के इस मंच पर। और आप सभी को सबसे पहले तो हमारे स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये जो स्वतंत्रता दिवस है, हम लोग देखते हैं हमारे वीरों का बलिदान है, जिसके कारण से हम और आप लोग सभी स्वतंत्र रूप से जीवन को यापन कर पा रहे हैं। अभी स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में ही हम लोग यहाँ पर एक नई क्लास आप लोगों के लिए स्टार्ट करने जा रहे हैं यहाँ पर जी। वो है हिंदी की क्लासेज। बहुत बच्चों की डिमांड आ रही थी हिंदी की क्लासेज के लिए, उन्हीं को हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। और एक बात और बता दें आप लोगों को हम लोग हिंदी के साथ साथ में उत्तराखंड और जीएस की क्लासेज और करंट अफेयर्स की क्लासेज भी आप सब लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं। उन सभी क्लासेज को हम लोग देखेंगे वीक में किस प्रकार से चलेगी, सब शेड्यूल आपके सामने उपस्थित होगा। हर रोज मॉर्निंग में 8 बजे आप लोगों को क्लास प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो देखते हैं आज हमें हिंदी सब्जेक्ट से जो क्लास स्टार्ट करनी है उस पर एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, उसे लेकर चलते हैं। तो जानते हैं पहले हम लोग हिंदी में जो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है हिंदी व्याकरण का। हिंदी व्याकरण को लेकर चलते हैं और हिंदी व्याकरण में हम लोग देखकर चलेंगे। सबसे पहले हम लोग एक बात को सीख लें कि व्याकरण क्या है, व्याकरण का अर्थ क्या है। पहले इस बात को सीख लें। हम लोग पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे, एक एक पॉइंट को समझते चलेंगे। जहां भी चीज़ों की हम लोग को आवश्यकता पड़ेगी हर शब्द का अर्थ समझ कर चलेंगे। व्याकरण का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो हम लोग कहेंगे व्याकरण का शाब्दिक अर्थ अच्छी तरह से सीखना। व्याकरण का शाब्दिक अर्थ है अच्छी तरह से सीखना। व्याकरण का शाब्दिक अर्थ पढ़ते हैं, अच्छी तरह से सीखना। व्याकरण का शाब्दिक अर्थ है किसे अच्छी तरह से सीखना। हमने कहा भाषा को अच्छी तरह से सीखना ही क्या कहलाता है, व्याकरण का शाब्दिक अर्थ निकल कर चलता है। हमने कहा हिंदी भाषा है, अंग्रेजी भाषा है, हमने पढ़ा है यहाँ पर जो पढ़ते हैं पंजाबी भाषा है। तो अनेक भाषाएं हैं, सभी भाषाओं की अपने क्या है जी व्याकरण है। और सभी भाषाओं की व्याकरण क्या करती है कि भाषा को सिखाने का काम करती है। हमने कहा भाषा का शुद्ध उच्चारण अगर सीखना है, हमने कहा भाषा का शुद्ध उच्चारण कैसे होगा, भाषा का शुद्ध उच्चारण कैसे होगा ये सीखना है। भाषा का शुद्ध उच्चारण और भाषा का शुद्ध लेखन कैसे होगा ये सीखना है। भाषा का शुद्ध उच्चारण और शुद्ध लेखन का ज्ञान कराने वाले को क्या बोलते हैं जी, हम लोग पढ़कर चलते हैं व्याकरण कहते हैं। हर भाषा की अपनी एक व्याकरण है और वही व्याकरण क्या सिखाती है, अच्छी तरीके से हम लोग देखते हैं भाषा का ज्ञान कराती है, लेखन का भी और उच्चारण का भी, उसे हम लोग पढ़कर चलते हैं। तो देखते हैं यहीं पर हमें बात करनी है व्याकरण से संबंधित कि भाषा को कैसे सिखाती है व्याकरण। तो व्याकरण के 3 महत्वपूर्ण अंग हैं जो भाषा को सिखाने में योगदान देते हैं। हमने कहा व्याकरण के अंग, व्याकरण के कितने अंग पढ़ेंगे, 3 कौन से अंग है बात को जानेंगे। 3 महत्वपूर्ण कौन से अंग होंगे बात को समझेंगे हम लोग भाषा में। देखिए जरा 3 महत्वपूर्ण अंग में एक नाम देखने को मिलेगा वर्ण, एक नाम मिलेगा शब्द और एक नाम मिलेगा वाक्य। हमने कहा भाषा के ज्ञान को सिखाने के लिए हम लोग देखकर चलेंगे वर्ण, शब्द और वाक्य जो व्याकरण के 3 अंग है, हमें उन्हें पढ़ना पड़ेगा। एक एक पर अलग से डिटेल से बात करेंगे, लेकिन पहले संक्षेप में भी बात करेंगे क्या है जी हम लोग देखकर चलेंगे। तो भाषा को सीखने के लिए हमें क्या चाहिए, हमने कहा वर्णों का शुद्ध उच्चारण हमें आना चाहिए, वर्णों का शुद्ध उच्चारण हमें आना चाहिए, वर्णों का शुद्ध लेखन हमें आना चाहिए, वर्णों का शुद्ध लेखन हमें आना चाहिए। और जब वर्णों को सीख जाएंगे, वर्णों से ही शब्द बनते हैं, तब हमें शब्दों का शुद्ध उच्चारण करना आना चाहिए। शब्दों का शुद्ध उच्चारण कैसे करते हैं, कौन सा शब्द किस प्रकार से शुद्ध लिखा जाता है, उच्चारित होता है, और शब्दों का शुद्ध हमें जानकर चलना है। यहाँ पर जी लेखन आना चाहिए, शब्दों का शुद्ध उच्चारण शुद्ध लेखन का ज्ञान हमें होना चाहिए। और यही बात हमारे वाक्य के लिए अप्लाई होती है, क्योंकि जब शब्द तैयार हो जाता है तब शब्दों से ही क्या बनाकर चलते हैं, वाक्य बनाकर चलते हैं। तो वाक्यों का भी क्या आना चाहिए हमें, शुद्ध उच्चारण कैसे करते हैं, यहाँ पर वाक्यों का शुद्ध उच्चारण। साथ में हमें भाषा व्याकरण और क्या सिखाएगी कि शुद्ध लेखन कैसे होता है वाक्यों का, ये सिखा कर चलेगी। तो बातों को समझना हमारी। हमने कहा व्याकरण क्या है, व्याकरण का अर्थ होता है अच्छी तरह से सीखना। क्या सिखाने का काम करती है भाषा को, तो हमने कहा भाषा का शुद्ध उच्चारण और शुद्ध लेखन सीखना है, तो हमें व्याकरण को अच्छी तरीके से समझना चाहिए। व्याकरण के 3 अंग मुख्यतः वर्ण, शब्द और वाक्य, ये शुद्ध उच्चारण और शुद्ध लेखन का ज्ञान कराकर चलते हैं। अब एक बात को और समझना, वर्ण क्या होते हैं, वर्णों के योग से शब्द बनते हैं और शब्दों के योग से क्या बनता है, वाक्य बनता है।
तो पहले तो एक छोटी सी बात हम लोग इन तीनों पर कर लेते हैं, उसके बाद एक एक को हम लोग आराम से पढ़ेंगे, अलग अलग करके सेपरेट में देख कर चलेंगे। तो हम लोग देख रहे हैं जी वर्ण। वर्ण किसे कहते हैं, पॉइंट को ये समझेंगे। एक शब्द वर्ण होता है और एक हमारा क्या होता है जी, ध्वनि होता है। पहले दोनों को देख लेते हैं, वर्ण क्या है और ध्वनि क्या है, इन दोनों को जांच लेते हैं। पहले वर्ण क्या और ध्वनि क्या है, तो हम लोग जानेंगे ध्वनि और हम लोग जानेंगे वर्ण। जो हम लोग बोल रहे हैं और जो हम लोग लिख रहे हैं, उन शब्दों को समझना। बोल रहे हैं उसे कहेंगे मौखिक और लिख रहे हैं इसे कहेंगे लिखित। तो एक पॉइंट को समझना, हमारे प्रश्न भी बनते हैं पेपर में कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, सबसे छोटी मौखिक इकाई वो क्या होगी, ध्वनि होगी। जैसे हमने एक बोला है अ, हमने बोला क, हमने बोला है र, तो ये भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई बोल रहे हैं, अ क र ज सबसे छोटी इकाई है और मौखिक रूप में बोल रहे तो उसे ध्वनि कहते हैं। हमने कहा ध्वनि क्या है, तो हम लोग प्रश्न देख रहे हैं यहां पर। ध्वनि भाषा की सबसे छोटी, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, मौखिक इकाई, मौखिक इकाई ध्वनि है। मौखिक इकाई ध्वनि है। हमें ध्यान देकर चलना कि ध्वनि क्या है। हमने बात को पढ़ा कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि है। अब वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण को समझे। हमने कहा वर्ण क्या होता है फिर, तो हम लोग जानेंगे कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई का लिखित रूप क्या है जी, वर्ण है। तो हम लोग जाने, अगर हमने कहा भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या है, ध्वनि, हमने बोला अ, तो हमने बोला है केवल, लिखा नहीं है। र हमने बोला है केवल जी, तो ये क्या है जी, मौखिक रूप यहां पर जी। तो हमने कहा वर्ण क्या है, तो ध्वनि का लिखित रूप क्या है जी, वर्ण। तो यहां पर हम लोग लिख रहे हैं भाषा की, भाषा की सबसे, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, मौखिक इकाई का लिखित रूप, मौखिक इकाई का लिखित रूप वर्ण है। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई का लिखित रूप वर्ण है। हमने वर्ण को जाना। जैसे लिखित रूप हमने कहा लिखित, और ये क्या था, मौखिक। लिखित में जैसे हमने अ बोला, क ख ज र, ये क्या है जी, लिखित रूप है। ये कहलाया वर्ण। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई का लिखित रूप क्या है, वर्ण। और सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या है जी, ध्वनि है। एक प्रश्न बनता है यहां पर कि ये तो भाषा की सबसे छोटी मौखिक और लिखित इकाई है। एक पॉइंट और भी बनता है, आइए उसे भी सीखते हैं जरा। अगर कभी प्रश्न बने, हम लोग जानकर चलेंगे कि अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई क्या होगी। अगर वो प्रश्न बनेगा हम लोग उसे भी जानेंगे। लेकिन वर्ण को हम लोग समझ रहे हैं यहां पर, और क्या समझ रहे जी, ध्वनि समझ रहे। अब एक बात और समझ लेते हैं हम लोग, शब्द क्या होता है। शब्द क्या होता है, बात को समझते हैं जी। शब्द क्या होता है, यहां पर बात को समझना हमारी। हमने कहा शब्द क्या है, शब्द क्या है, यहां पर बात समझनी हमें कि शब्द क्या है। शब्द क्या है, तो हम लोग जाने शब्द के विषय में। हमने कहा ये जो वर्ण है, इन वर्णों का एक व्यवस्थित रूप क्या होता है, शब्द होता है। हम लोग क्या कह रहे हैं जी, शब्द क्या है, तो शब्द को जान रहे जी हम लोग, शब्द क्या है। इस पॉइंट को देखें जरा, ये क्या है जी। हमने कहा वर्णों का, वर्णों का व्यवस्थित या कर्मिक रूप, वर्णों का व्यवस्थित, वर्णों का व्यवस्थित या कर्मिक रूप। कर्मिक रूप क्या होता है, इन शब्दों को समझेंगे। व्यवस्थित क्या होता है, कर्मिक क्या होता है। वर्णों का व्यवस्थित या कर्मिक रूप शब्द कहलाता है, शब्द कहलाता है, शब्द कहलाता है। तो हमने कहा शब्द की परिभाषा। लेकिन क्या होता है व्यवस्थित, क्या होता है कर्मिक। व्यवस्थित रूप शब्द कहलाता है जो एक सार्थक अर्थ देता है, जो एक सार्थक अर्थ देता है। अब ये सार्थक क्या होता है, इसे भी समझेंगे। सार्थक अर्थ देता है, इसे भी जानेंगे। जो एक सार्थक अर्थ देता है,
तो हमने जाना यहाँ पर शब्द क्या है, तो वर्णों का व्यवस्थित रूप जो एक सार्थक अर्थ देता है उसको क्या कहते हैं जी, शब्द कहते हैं। पॉइंट को पकड़ कर चलना। अब एक बात और समझो, इसे क्या कैसे समझे और इसे कैसे समझे, ये दोनों पॉइंट समझने के लायक है। सार्थक उसे कहते हैं जिसका कोई अर्थ होता है, उसे सार्थक कहते हैं। जिसका कोई अर्थ नहीं होता उसे क्या बोलते हैं, निरर्थक बोलते हैं। जैसे हमने आपके सामने एक नाम लिया रोटी वोटी, तो रोटी का तो अर्थ होता है लेकिन वोटी का क्या अर्थ है यहाँ पर। चाय वाय, चाय का अर्थ होता है लेकिन वाय का कोई अर्थ नहीं है। हमने कहा जिसका अर्थ होता है उसे सार्थक कहते हैं और जिसका अर्थ नहीं होता उसे निरर्थक कहते हैं। शब्द क्या है, वर्णों का व्यवस्थित रूप। और व्यवस्थित क्या होता है, एक क्रम से रखना, व्यवस्था के अनुसार रखना। देखो जरा, हमने जैसे यहाँ पर कहा, अगर हमने एक शब्द लिखा है यहाँ पर जरा जानना, गाय, गाय शब्द लिखा है, इसका अर्थ होता है जी कुछ, आपके मन में एकदम छवि बन गई होगी कि गाय कैसी होती है, गाय का अर्थ होता है। लेकिन यदि यहाँ पर एक वर्ण यहाँ पर ये पड़ा और एक ये पड़ा, इन्हें क्रम से लगा रखा है, व्यवस्था में लगा रखा है, इसलिए अर्थ दिया। लेकिन इसकी व्यवस्था बिगाड़ दे, क्रम बिगाड़ दे, चलो जी बिगाड़ कर देखते हैं, य और ग बाद में ले जाते हैं, यगा। अब बताइए इसका कोई अर्थ मन में बन रहा है क्या, इसका अर्थ मन में नहीं बन पा रहा। हमने वर्णों का क्रम बिगाड़ दिया, व्यवस्था बिगाड़ दी, तो अर्थ नहीं निकला। ये क्या है जी, सार्थक। ये क्या है, सार्थक। और ये क्या है जी, निरर्थक। निरर्थक क्या होता है, जिसका अर्थ नहीं होता, और सार्थक क्या होता है, जिसका अर्थ होता है। हो सकता है हम लोग जो बात कर रहे हैं शब्द पर और वर्ण पर, आप लोग इन्हें सीख गए हों। हम लोग वर्णों पर और भी बात करेंगे, वर्ण को यहीं पर नहीं छोड़ रहे, अभी केवल बेसिक बातें इनके बारे में, मोटी मोटी बातें सीख रहे हैं। बाकी एक एक पॉइंट गहराई से जो हम लोग समझेंगे, पेपर के अकॉर्डिंग है, उसे समझेंगे। इतनी गहराई से पकड़ने की आवश्यकता नहीं कि पेपर में आए ही ना हो। वहाँ पर चीज़ें वहाँ तक समझेंगे जहाँ समझ आ जाए, और वहाँ तक पकड़ कर चलेंगे जो पेपर में फंस जाए। बस ये बात हम लोग देख कर चलेंगे। हमने कहा वर्ण, शब्द और वाक्य। शब्द की परिभाषा को समझ चुके हम लोग, और वर्ण को जान चुके कि वर्ण क्या होता है, और वर्णों के विषय में डिटेल से अलग से समझेंगे हम लोग जी। अभी तो केवल बेसिक बातें हम लोग करके चल रहे हैं। आइए जरा, अभी टॉपिक स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी क्या पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पर। अब वाक्य को समझ ले थोड़ा सा हम लोग, वाक्य क्या होता है, वाक्य को समझ ले जरा हम लोग कि वाक्य क्या होता है, वाक्य को जाने। अब देखो हम लोग वाक्य पर बात करने जा रहे हैं, तो वाक्य के विषय में पहले सुन लो आप लोग, वाक्य क्या होता है। जब ये शब्द वाक्य में आते हैं तब ये शब्द शब्द नहीं कहलाते, इन्हें शब्दों को उस समय क्या बोलते हैं, पद के नाम से। तो जानो क्या बोलेंगे उस समय, हम लोग यहां पर कुछ बताने जा रहे हैं वाक्य के विषय में, वाक्य के विषय में बताने जा रहे, पॉइंट को समझना। तो वाक्य की परिभाषा पहले लिख रहे हैं, उसके बाद समझाते हैं आपको जी। हमने कहा वाक्य क्या है, हम लोग कहेंगे पदों का व्यवस्थित, पदों का व्यवस्थित या कर्मिक रूप, कर्मिक रूप वाक्य कहलाता है। पदों का व्यवस्थित या कर्मिक रूप क्या कहलाता है, वाक्य कहलाता है। अब ये पद क्या है, ये वाला जो पॉइंट आया हमारे सामने, ये पद क्या है, तो सुनो जरा। पद किसे कहेंगे, पदों का व्यवस्थित रूप क्या कहलाता है, वाक्य। अब देखो वाक्य में बात को समझना जरा, एक कर्ता होता है, एक कर्म होता है और एक क्रिया होती है। कर्ता क्या होता है, काम को करने वाले को क्या बोलते हैं, कर्ता। और कर्म क्या होता है, जो काम किया है उसे क्या बोलते हैं, कर्म। और क्रिया क्या होती है, जो हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पर काम का होना या किया जाना, जो काम हो रहा है उसे क्या बोलेंगे, क्रिया हो रही है। ये सारी बातें वाक्य में समझेंगे, लेकिन हम पद के विषय में बात करने जा रहे हैं। बात को समझना, जब ये शब्द नियम में बन जाता है व्याकरण के, जब ये शब्द व्याकरण के नियम में बन जाता है तब इस शब्द को शब्द नहीं कहते हैं, उस समय क्या बोलते हैं, पद। व्याकरण के नियम में कैसे बंधेगा, हमने कहा व्याकरण के नियम में शब्द कैसे बंधेगा, वो कर्ता कर्म और क्रिया के साथ में संबंध जोड़ने लगता है। कर्ता कर्म क्रिया के साथ में जुड़ जाता है। कर्ता कर्म क्रिया के साथ कैसे जुड़ेगा, जब शब्दों को वाक्य में लेकर आओगे तो उनमें एक कर्ता मिलेगा, एक क्रिया मिलेगी, एक कर्म मिलेगा, तो वे शब्द कर्ता क्रिया और कर्म में बदल जाते हैं। तो हम लोग देखेंगे वही होता है व्याकरण के नियम में बंध गए। अब में तो व्याकरण के नियम में जब शब्द बन जाएगा तब उस शब्द को शब्द नहीं कहेंगे, पद कहेंगे। तो पद क्या होगा और शब्द क्या होगा, ये अंतर अलग से बताएंगे। वर्ण और ध्वनि में अंतर थोड़ा सा समझा, थोड़ा सा समझा, हम लोग पद और शब्द में भी अंतर पढ़ेंगे, अलग से लिखवाएंगे आपको जी। अभी बातों को हमारी समझो जरा, जो बताना चाह रहे। हमने कहा कि वाक्य क्या है, पदों का व्यवस्थित रूप या कर्मिक रूप क्या कहलाता है, वाक्य। यही शब्द क्या बनते हैं यहाँ पर आकर वाक्य में, पद कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल समझो वाक्य में, जैसे
जैसे एग्जाम्पल समझो, आप लोग बताना हमें। पुस्तक राम पढ़ता है। क्या ये क्रम से शब्द लिखे? ये जो शब्द लिखे क्या क्रम से है? पुस्तक राम पढ़ता है क्रम से नहीं है। क्रम से नहीं, अपनी शक्ति के और अपनी सामर्थ्य के अनुसार शब्द नहीं आ रखा है। क्यों नहीं आ रखा? क्योंकि कर्ता बीच में रख रखा है, क्रिया भी बीच में रखी, क्रम को पहले रखा है। हमने कहा वाक्य की जो संरचना होती है, वाक्य की संरचना जब पढ़ते हैं तो कर्ता पहले, क्रम मध्य में कहीं भी आएगा, कर्ता के बाद आएगा क्रम, और सबसे अंत में क्या है? क्रिया देखने को मिलती है। वाक्य की संरचना ऐसी होती है। तो यहाँ पर जो शब्द है, ये शब्द क्रम से नहीं आए, व्यवस्था के अनुसार नहीं आए, यही तो बात थी। ये जो पद है वे शब्द जैसे ही व्यवस्था के अनुसार आ जाएंगे शब्द, वे क्या बनेंगे जी? वाक्य बना देंगे। अब देखो व्यवस्था के अनुसार लिखे ने तो क्या बनेगा व्यवस्थित रूप में इसका? हम लोग कहेंगे राम राम, हमने कहा राम पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है। ये व्यवस्था के अनुसार बनाए। राम क्या है? कर्ता, और पुस्तक क्या है? कर्म। अब ये कर्म कैसे पहचानेंगे, कर्ता कैसे पहचानेंगे? वाक्य में बात करेंगे, क्रिया में बात करेंगे, एक एक पॉइंट समझ आएगा जी। तो देखे जरा जी, हमने कहा कर्म, कर्म कैसा होता है, कर्ता कैसा होता है, ये बात समझाएंगे। नंबर 3 पर क्या है जी? क्रिया। पढ़ता क्या है जी? यहाँ पर जी पढ़ता है में क्रिया है, ये क्रिया। तो नंबर 1 कर्ता, नंबर 2 कर्म, और नंबर 3 क्रिया। इन्हें क्रम से रखा है, व्यवस्था के अनुसार रखा है कि कर्ता पहले आता है, कर्म बाद में आता है, और क्रिया उसके भी बाद में आती है। इस व्यवस्था के अनुसार रखा है, तब इन शब्दों को बांधा है एक नियम में कि पहले कौन आएगा, बाद में कौन आएगा। और यही व्यवस्था जब शब्दों को बांध कर चलती है, ये शब्द शब्द नहीं रहते, पद कहलाते हैं। अब ये पद कहलाए सारे। अब इन्हें शब्द ना बोलो, अकेला रख देंगे तो शब्द है, और वाक्य में पिरो दे इन्हें नियम में, तो ये शब्द शब्द नहीं, पद कहलाए। बात समझ पा रहे हैं आप लोग? और ये व्यवस्था बनाई हमने, किसकी बनाई है व्यवस्था? वाक्य की बनाई है कि वाक्य कैसे बनता है। तो शब्दों को हमने एक क्रम में रखा है कि किस प्रकार से बनकर चल। अभी तक क्या सीखा हमने? अभी तक तो केवल वर्ण, शब्द और वाक्य, इनके शब्द के अर्थ जाने बस केवल जी। अभी तो स्टार्ट भी नहीं है सही से टॉपिक। भूमिका बना रहे केवल जी हम लोग अभी, क्योंकि भूमिका बनानी बहुत जरूरी है। अगर भूमिका अच्छी है तो पूरा टॉपिक अच्छे से समझ आ जाता है। अगर भूमिका ही खराब हो जाती है चीज़ों की, तो टॉपिक को समझना बड़ा मुश्किल होता है। यहाँ तक की बात हो सकता है हम लोगों ने जो भी की है क्लियर की है। आप लोगों को जहाँ भी डाउट होगा आप लोगों ने समझ लेना, हमसे पूछ लेना, जहाँ पर भी आप लोगों को लगे। कमेंट सेशन में आप लोग अपने प्रश्न को छोड़ सकते हैं जी। देखिए जरा आगे समझते हैं इस टॉपिक में, हम लोग बात करते हैं अब जरा कुछ पॉइंटों पर, बाद में टॉपिक स्टार्ट करेंगे इन टॉपिकों को। और सबसे पहला टॉपिक हमारा वर्ण होगा जी। लेकिन अभी चीज़ों को समझो और भी देखे जरा जी। हमने केवल अभी तक कुछ बातें जानी है, कुछ पॉइंट समझे हैं, और उन पॉइंटों के साथ में हम लोग काम कर रहे हैं जी, उन्हीं पॉइंटों के साथ में जी। अब देखो जरा एक बात को और समझना। पहले तो हमने जाना कि वर्ण क्या होता है और ध्वनि क्या होती है, इन पॉइंटों को हमने समझा है। वर्ण और ध्वनि को जाना हम लोगों ने जी, क्या होता है वर्ण और क्या होती है ध्वनि। अब एक शब्द जानेंगे हम लोग जी कि शब्द क्या होता है और पद क्या होता है। अब इस बात को जानेंगे जी हम लोग जी, शब्द क्या होता है, पद क्या होता है, इस बात को समझेंगे हम लोग। जरा हम लोग देखें जरा शब्द को और पद को, शब्द और पद को समझेंगे हम लोग कि शब्द क्या है, पद क्या है। इसी के साथ में हम लोग अब क्या समझेंगे, शब्द और पद के साथ में ही एक बात और समझ कर चलेंगे, शब्द में और पद में जी। देखें जरा, इसी के साथ में एक बात और समझेंगे हम लोग। एक होता है वर्ण और एक होता है अक्षर। ये क्या होता है, वर्ण और अक्षर क्या होता है, इस बात को भी समझेंगे। संक्षेप में बात कर रहे, डिटेल में एक एक बात बाद में करेंगे जी हम लोग जी, क्योंकि पहले आपको मेन पॉइंट आपको समझाने जरूरी है। जब इन बातों को समझ लोगे आप लोग भूमिका को, अगली बातें अपने आप क्लियर होती चलेगी। हमने ध्वनि को और वर्ण को समझा था कि ध्वनि क्या है, वर्ण क्या है। हमने कहा भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, प्रश्नों को समझते रहना, पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। भाषा की सबसे छोटी, भाषा की सबसे छोटी, सबसे छोटी मौखिक इकाई, बात पढ़ ली थी आपने। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि है। पर्सन निकल गया जी एक आपका, ध्वनि क्या है। नेक्स्ट पर्सन हम लोग देखें, भाषा की सबसे छोटी, भाषा की
सबसे छोटी, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, लिखित इकाई वर्ण है। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण है। अगर यहीं से एक प्रश्न और उठ जाए आपके पास तो उसे भी समझना। ना तो लिखित इकाई दिया प्रश्न में, ना मौखिक इकाई दिया प्रश्न में, और आप लोगों से प्रश्न ये करने लगे। यहां पर हम लोग देख कर चलते हैं, यहां पर जरा हम लोग पढ़े यहां पर कि आप लोगों से प्रश्न करने लगे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, आपसे प्रश्न ये उठने लगे। सबसे छोटी इकाई, उस स्थिति में केवल वर्ण लिखकर चलेंगे। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, उस स्थिति में केवल वर्ण लिखकर चलेंगे। अब एक बात पर और आइए, शब्द क्या है, पद क्या है, ये बात तो हो गई हमारी, लेकिन हम लोग नोट करवा देते हैं एक बार जी। हमने कहा शब्द किसे कहते हैं, वर्णों का व्यवस्थित रूप। समझा आपको, दिया पीछे, अब नोट कर रहे जी केवल। वर्णों का व्यवस्थित रूप, वर्णों का व्यवस्थित रूप शब्द कहलाता है, शब्द कहलाता है। ये पॉइंट पीछे लिख चुके जी आप लोग। शब्द कहलाते हैं, जैसे हमने शब्द बनाया था आपका गाय शब्द लिखा जी पीछे एग्जाम्पल में, व्यवस्था के अनुसार शब्द रखे तो क्या है जी, वर्णों का व्यवस्थित रूप शब्द है जिसका सार्थक अर्थ होता है। अब देखो जरा पद किसे कहेंगे, इसकी परिभाषा को भी आपके सामने रख देते हैं जरा। हमने कहा जब शब्दों को, जब शब्दों को व्याकरण के नियमों में, व्याकरण के नियमों में बांध दिया जाता है, बांध दिया जाता है, बांध दिया जाता है, तब तब इन्हीं शब्दों को, इन्हीं शब्दों को पद कहते हैं, पद कहते हैं, इन्हीं शब्दों को पद कहते हैं। तो यही शब्द क्या कहलाते हैं, पद। हमने ये बात सारी समझ ली थी पीछे, अब बात हम लोग केवल नोट कराने की कर रहे हैं जी। अब शब्दों का तो अर्थ होता है, पदों का भी अर्थ होता है, अब वाक्य का भी अर्थ होता है। एक प्रश्न और समझ कर चलना इन्हीं के साथ में। अगर प्रश्न ये बन जाए आप लोगों से, अब यहां पर ध्यान देकर चलना, अगर प्रश्न ये बन जाए कि भाषा अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर, आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, भाषा के सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगी अर्थ के आधार पर, तो वो शब्द होगी जी। क्यों होगी, बात को समझो। हमने कहा इसका अर्थ बताओ क्या होता है, मालूम नहीं जी। हमने कहा क का अर्थ बताओ क्या होता है, पता नहीं जी। हमने कहा ये वर्ण है इसलिए इनका अर्थ नहीं निकलता, वर्णों को क्रम से जोड़ दे। हमने कहा वर्णों को क्रम से जोड़ दे। हमने कहा क का अर्थ नहीं मालूम है, बा का अर्थ नहीं मालूम कि क्या होता है, लेकिन अगर क्रम से इन्हें व्यवस्था के अनुसार जोड़ दे, अब इसका अर्थ होता है। हमने कहा अर्थ किसका है, वर्णों को जब क्रम से जोड़ा है तो शब्द बना, तो शब्दों का अर्थ है। हमने कहा अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई बताओ, तो शब्द है अर्थ के आधार पर। और एक प्रश्न और है, सुनिए जरा। अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या है, अर्थ के आधार पर हमने कहा भाषा की सबसे बड़ी इकाई बताइए, भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या है, सबसे बड़ी इकाई क्या है, हम लोग देखें जरा। वो है जी वाक्य। सबसे बड़ी इकाई वाक्य है, किसके आधार पर, अर्थ के आधार पर। और सबसे छोटी इकाई क्या है, शब्द। वाक्य का भी अर्थ होता है, शब्द का भी अर्थ होता है, लेकिन वर्ण का कोई अर्थ नहीं होता है, वर्ण का कोई अर्थ नहीं होता है। हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर जी, अभी केवल भूमिका बना रहे, ये बात पहले कर चुके हैं। अभी वर्णमाला स्टार्ट भी नहीं हुई है, वर्ण स्टार्ट भी नहीं हुआ है अभी, अभी तो केवल प्रश्नों को देख रहे हैं हम लोग, वर्णों से पहले ही जी। अब एक बात और बताइए, अगर एक प्रश्न और फंसे जी, देखना जरा जी। भाव या भावार्थ के आधार पर, भाव या भावार्थ के आधार पर, हाई स्कूल इंटर में किए होंगे जी भावार्थ। एक शब्द, एक पैराग्राफ आपको मिलता है और उस पैराग्राफ के 4 लाइन मिले तो आप लोगों को ध्यान होगा वहां पर कि आप लोगों को 10 लाइन उसकी लिखनी पड़ती थी पैराग्राफ की, उसके अंदर छिपे हुए भाव को भी उजागर करना पड़ता था। अगर प्रश्न ये बने भाव या भावार्थ के आधार पर, आधार पर भाषा की, आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई बतानी, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगी,
सबसे छोटी इकाई क्या होगी? तो वो वाक्य है। सबसे छोटी इकाई क्या होगी जी? वाक्य। भावार्थ के आधार पर सबसे छोटी है, जबकि अर्थ के आधार पर क्या है जी? सबसे बड़ी इकाई है। अर्थ के आधार पर वाक्य। एक एक पॉइंट को बहुत ध्यान से पढ़ना, पेपर में यही पॉइंट आपकी उलझन पैदा कर देती है। और ध्यान देकर चलना जो बातें हम लोगों ने सीखी है। आगे आपका टॉपिक वर्ण अक्षर, वर्णमाला, वर्ण समूह और अन्य पॉइंट बचे पड़े हैं। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, आज केवल शुरुआत थी आप लोगों के टॉपिक की, और हम लोग इसी प्रकार से आगे आप लोगों की क्लास को लेते रहेंगे। आप लोग पीछे से जितनी भी क्लासेज उत्तराखंड की हो चुकी है उन्हें ध्यान से रिवाइज करना और अच्छे से वहाँ पर फोकस बनाना चीज़ों पर। आने वाला आपका सीचपाल है या उत्तराखंड लोअर पीसिया से हर एग्जाम के लिए हमारी क्लासेज आपकी वहाँ पर बहुत अच्छी साबित होंगी, जो आपको वहाँ पर एग्जाम में फाइट कराएंगे वहाँ पर। तो ध्यान रखिए आप सभी लोग और अच्छे से तैयारी करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से हम लोग। धन्यवाद।